Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the next lecture of data structures and algorithms. Uh, the topic of today's lecture is hash tables. So we have already talked about linked list. We have already talked about binary search trees, AVL trees. Uh, Now this is a totally different type of data structure, uh, which almost outperforms the previous one, especially in search algorithms. So let's continue with the lecture. ओके सो प्रीवियसली हमने लिंक लिस्ट स्टडी किया। लिंक लिस्ट जो था, अगर हम उसके स्टार्ट में, अगर हमारे पास सिर्फ उसमें हेड पॉइंटर हो, उसमें हम इंसर्शन और डिलीशन एट हेड इम्प्लीमेंट करें, सो द एफिशिएंसी वाज और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज बिग O ऑफ वन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास लिस्ट में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हों, वट एवर मे बी द लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेकिन अगर आप उसके हेड पे इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं तो वो हमेशा एक जितना टाइम लेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, सो ये लिंक लिस्ट की एक खासियत थी। इसी तरह से अगर आप उससे पिछले लेक्चर्स की तरफ जाएं और अगर आप एरे की बात करें तो एरे में भी इंसर्शन जो था वो अगर हम रेंडमली इंसर्ट करें, ठीक है, देन इट वाज बिग O ऑफ वन, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यूज होती हैं और आप जिस इंडेक्स पे भी वैल्यू डालना चाहते हैं, बस आपने सिर्फ एरे में उसी फॉर्मेट में इंडेक्स वैल्यू लगा के तो उस पे उस इंडेक्स नंबर पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो अगेन दैट वाज आल्सो बिग O ऑफ वन। एरे में मसला क्या आया था कि जब हम उसमें इसी तरह से उसमें सर्चिंग भी, ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरह से रैंडम इंसर्ट्स हों, ठीक, तो उसमें सर्चिंग जो है वो उसका मसला बन जाता था, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स नंबर से तो आपको नहीं पता चलता था कि उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। तो एरे में सर्चिंग का तरीका भी यही था कि हम इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट करते और फिर एक एक वैल्यू को कंपेयर करते जाते कि आया ये वैल्यू जिसको हम ढूंढना चाहते हैं इस लिस्ट में आया मौजूद है या नहीं है। सो दैट वाज बिग O ऑफ एन। द सेम इशू वाज विद द लिंक लिस्ट एज वेल, कि अब बिग O ऑफ एन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वो एन सर्चेस होंगे, एन कंपैरिजंस होंगे। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट में 1000 या 10,000 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, बिग O ऑफ एन मीन्स यू हैव टू कंपेयर 1000 और 10,000 values in order to search single value in the list। तो ये इश्यूज थे। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री देखी, विच वाज मच मोर एफिशिएंट देन एरेज एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि लीनियर सर्च से लॉगरिथमिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। सो बाइनरी सर्च ट्री में हमने देखा कि वहाँ पे आप लॉग ऑफ एन टाइम में किसी भी नोड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंसर्शन के लिए भी यही था और वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो उसमें सारे ऑपरेशन जो हैं वो बिग ऑफ एन टाइम में हो जाते हैं, जो कि लीनियर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आल्दो इट इज़ स्टिल इनएफिशिएंट देन बिग O ऑफ वन। क्योंकि बिग O ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम जो है
उसके मुकाबले में कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहे log ऑफ n भी है, फिर भी ये नंबर ऑफ आइटम्स पे किसी न किसी हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो टाइम ज़्यादा या कम हो सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नोड्स इन द बाइनरी ट्री। तो ये प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे या जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक हैश टेबल है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ हैश टेबल, और फिर हम ये देखेंगे कि बेसिकली हैश टेबल इज़ नथिंग मोर देन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश फंक्शन। क्योंकि हैश टेबल इटसेल्फ कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, हम इसको एरेज पे ही बेस्ड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा वो एरे होगा, ठीक है, या फिर लिंक लिस्ट होगा, और उसमें डेटा स्टोरेज या उसमें से डेटा रिट्रीवल का जो तरीका है, डेट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, और वो आपके हैश फंक्शन की वजह से उसको हैश टेबल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस डेटा स्ट्रक्चर जो है वो तो वही, स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो वही एरे है या लिंक लिस्ट है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम एक हैश फंक्शन बनाएंगे, अब हैश फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप हैश फंक्शन को नहीं समझेंगे तो हैश टेबल इसके बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हैश टेबल के साथ एसोसिएटेड कुछ इश्यूज हैं, तो वो क्या हैं, वो कोलिजन्स हैं, और अगेन फिर आगे जाके क्लस्टरिंग भी है। लेकिन अभी इस स्टेज पे हम सिर्फ कोलिजन की बात करेंगे, और कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हमारे पास दो किस्म की स्ट्रेटजीज हैं फिर। ठीक है, उनमें ओपन एड्रेसिंग है और सेपरेट चेनिंग है। तो ओपन एड्रेसिंग के इटसेल्फ तीन सब टेक्निक्स हैं: लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। ये सारे के सारे जो हैं ये कोलिजन अवॉइडेंस के कुछ तरीके हैं, जो कि किसी हद तक सक्सेसफुल हैं, किसी कहीं पे जाके फिर ये अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। आ, आज के लेक्चर में अगर हमने लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग कंप्लीट कर दी, दैट वुड बी इनफ। सेपरेट चेनिंग को फिर हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हैश टेबल्स। अब uh, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैश टेबल इज नथिंग मोर देन अ सिंपल एरे। ठीक है, अब इसमें डेटा स्टोर किस तरह से होगा और रिट्रीव किस तरह से होगा, दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, a hash table has constant access times, big O of 1, चाहे आप इसमें इंसर्शन करें, चाहे आप इससे डिलीशन करें, चाहे आप इसमें सर्च करें। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट टाइम। So a hash table is an array of some fixed size, usually a prime number. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाई प्राइम नंबर, लेकिन इसकी डिस्कशन आगे पर हम करेंगे, अभी फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है। सो a hash table is simply an array of some fixed size. ठीक है, इस इसमें इंसर्शन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि आप जो भी डेटा आइटम, ठीक है, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे स्ट्रिंग्स हों, चाहे ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम क्लास हो, वो आप जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए इंडेक्स कौन सा सेलेक्ट होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड द हैश फंक्शन। इस हैश फंक्शन को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आप जब एक आइटम, लेट्स लेट्स मेक इट सिंपल, अगर आप कोई इंटीजर जो है वो आपका डेटा है जो आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं,
ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है जो आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। हैश फंक्शन का काम ये होगा कि जब आप इसको वो इंटीजर, वो आइटम, वो डेटा आइटम जो आप इधर स्टोर करना चाहते हैं, वो इसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो ये आपको एक यूनिक वैल्यू देगा। और वो यूनिक वैल्यू जो है वो इनमें से किसी एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यूनिक हमेशा नहीं होगी, वो रिपीट भी होगी, तभी तो वहाँ पे कोलिशंस की बात आएगी। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर बेसिकली हम, या जो भी वैल्यू है हमारे पास, जो भी आइटम है, वो हम इस फंक्शन से गुजारेंगे। ये फंक्शन उसको एक इक्विवेलेंट नंबर में चेंज कर देगा, जो कि जो भी हमारे पास लिस्ट की साइज होगी, उस साइज ज़ीरो से लेके उस साइज के अंदर तक कोई एक वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है वो फिर इसके इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी इंडेक्स पे हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे। अगर हमने रिट्रीव करना हो तब भी ये यही काम होगा कि हम, लेट से अगर हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है तो वही वैल्यू हम इस फंक्शन से गुजारेंगे, वो हमें इंडेक्स वैल्यू बताएगा, और डायरेक्टली उस इंडेक्स वैल्यूज पे जाके, इंडेक्स नंबर पे जाके हम वो वैल्यू जो है वो रीड कर लेंगे, या फिर डिलीट कर लेंगे, या फिर जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर आपने इंसर्शन करनी है, अगर आपने डिलीशन करनी है, जब आप इस फंक्शन से गुजारेंगे, मतलब एक स्टेप, इस फंक्शन के अंदर 2 स्टेप्स भी हो सकते हैं, 10 स्टेप भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही 10 स्टेप रहेंगे। वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि इस लिस्ट की साइज कितनी है, आइडियली। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें कुछ इश्यूज आएंगे। सो आइडियली क्या होगा, आप कोई भी आइटम इस फंक्शन से गुजारेंगे, वो आपको एक वैल्यू देगा, वो वैल्यू इस लिस्ट के अंदर इसके किसी एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और उस इंडेक्स को यूटिलाइज करते हुए आप उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करें कि आपके पास ये लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है, लेट से आपके पास 10 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 10 एम्प्लॉयज़ हैं, मेक इट 20। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास लेट से 20 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आप जो हैं एक एक एम्प्लॉई का एम्प्लॉई नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इमेजिन करें, या उसका नाम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। इमेजिन करें कि वो जो 20 एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने ज़ीरो से लेके 19 तक की वैल्यूज असाइन की हैं, विच इज़ देयर एम्प्लॉई नंबर। ठीक है, तो अब एम्प्लॉई नंबर ज़ीरो जो है उसका कुछ नाम होगा जो आपने यहाँ पे डाल दिया, एम्प्लॉई नंबर वन का कुछ नाम होगा जो आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड सो एंड फोर। 19 पे आपका जो लास्ट एम्प्लॉई है उसका नाम पड़ा हुआ है। अब इमेजिन करें, इस इनमें से अगर आप कोई भी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं कि एम्प्लॉई नंबर ज़ीरो। ठीक है, या आपके पास एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, लेट से यहाँ पे आपने नाम, उसका एज, उसका, ठीक है, जेंडर, सारा कुछ रख दिया है। इसी तरह से फिर एम्प्लॉय नंबर टू का नाम, एज, उसका जेंडर, और इस तरह से तमाम 20 के 20 एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा इधर पड़ा हुआ है। अभी आप ये जानना चाहते हैं कि लेट से आपने यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन इस तरह का बना दिया है कि जब आप उसको, मतलब एक एक टेबल है आपके पास कि एम्प्लॉई, लेट से अली जो है, उसका एम्प्लॉई नंबर क्या है, तो वो आपको एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो सकता है। ठीक है, जब आप उसको अली देंगे तो वो आपको उसका
एम्प्लॉई नंबर बता देगा, और उस एम्प्लॉई नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली उस इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं और उसका सारा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप जब अली की जगह फैसल नाम देंगे तो वो दूसरा एक इंडेक्स वैल्यू आपको दे देगा, और फ़ौरन उस इंडेक्स वैल्यू से आप पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वो रिट्रीव कर लेते हैं। तो बेशक आपके पास 20 आइटम्स हैं या 20,000 आइटम्स हैं, अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप किसी एम्प्लॉई का नाम देते हैं, वो आपको उसका एम्प्लॉई नंबर, और वो एम्प्लॉई नंबर बेसिकली आपके पास एक इंडेक्स वैल्यू है, सो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैश फंक्शंस एंड हैश टेबल्स। तो ये हमेशा कांस्टेंट टाइम में आपको वो डेटा सर्च करके देगा, कांस्टेंट टाइम में डेटा इंसर्शन की भी ये फैसिलिटी देगा। ठीक है। अच्छा तो प्रीवियस स्लाइड में तो हमने जो बात की वो 20 एम्प्लॉयज़ थे आपके पास और 20 एलिमेंट्स की लिस्ट थी, जिसमें आपने हर एक एम्प्लॉई को एक एक इंडेक्स वैल्यू एज एन एम्प्लॉई नंबर असाइन कर दिया था, एंड दैट वाज फाइन, कोई इशू नहीं था। तो आपका जो हैश फंक्शन था वो बड़ा सिंपल सा था कि जैसे ही आप उसको कोई नाम दें वो एक टेबल से उसकी वैल्यू उठा के आपको दे दें, एंड दैट वाज इट। इमेजिन करें कि आपके पास लेट्स से लिस्ट में स्पेस कम है, और आपके पास ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं जो आप इसमें डालना चाहते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, या उनकी वैल्यू बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो आप एम्प्लॉई नंबर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1001 टू 1020। ठीक है, अब 1001 से लेके 1020 तक आपने एम्प्लॉई नंबर्स असाइन किए हुए हैं। अब 1001 को आप यहाँ पे एज एन इंडेक्स वैल्यू तो यूटिलाइज कर नहीं सकते, सो देयर शुड बी सम अदर वे कि हम 1001 को किसी तरह से इस रेंज तक लेके आए। ठीक है, एंड दैट्स वेयर द एक्चुअल हैश फंक्शंस कम इन हैंडी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, आपके पास की स्पेस है इंटीजर्स। अब इंटीजर जो है वो 1 से 0 से लेके इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अगर हम कंप्यूटर उसके वेरिएबल के रेंज में देखें, सो लेट्स से 32,000 एंड समथिंग अगर आपके पास 2 बाइट का इंटीजर है या 4 बाइट का इंटीजर है, तो 2 रेस्ट 32। ठीक है, ये रेंज हो गया 0 से लेके 2 रेस्ट 32 तक। तो अब हर एक इंटीजर जो आएगा वो आप इन तीन, लेट से आप उसमें से रेंडमली कोई भी इंटीजर उठा सकते हैं। लेट से आई टेक 2020, सो 2020। अब यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू इस तरह है नहीं कि मैं डायरेक्टली उसको एसोसिएट कर सकूँ यहाँ पे। तो उस बड़ी वैल्यू को इस रेंज में, जो कि 0 से लेके 9 तक, क्योंकि हमारे पास टेबल साइज जो है वो टोटल 10 एलिमेंट्स की स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ किसी बड़े नंबर को एसोसिएट करना चाहता हूँ इन वैल्यूज के साथ, सो वी वुड नीड टू कन्वर्ट दैट लार्जर रेंज इनटू दिस स्मॉलर रेंज। ठीक है, हमने कोई इस किस्म का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना होगा जो कि उस बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में हमारे लिए कन्वर्ट कर सके। सो लेट्स से मैं 7 इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस फंक्शन के लिए यहाँ पे, सॉरी, इस लिस्ट के लिए जो हमारे पास हैश फंक्शन होगा विच इज़ कॉमनली यूज, तो वो मॉड ऑपरेटर के थ्रू। मॉड ऑपरेटर आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया होगा
इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर का क्या काम होता है कि जब आप किसी एक वैल्यू को लेट्स से किसी दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर उसका आता है वो रिटर्न होता है। एंड दैट इज बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ हैश फंक्शन। ठीक है। नाउ योर टेबल साइज इज 10। तो नॉर्मली हमारे पास जो हैश फंक्शन होता है उसमें डिवाइडर जो होता है वो आपका टेबल साइज होता है। ठीक है। सो अगर हम 7 इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 7 इनमें से किस इंडेक्स पे इंसर्ट होगा। सो हम 7 मॉड 10 करेंगे, चूंकि 7 इज लेस देन 10 तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। हैश फंक्शन ऑफ के रिटर्न 7, तो दिस 7 विल बी इंसर्टेड हियर। ठीक है। अगर हम 18 इंसर्ट करना चाहते हैं, सो 18 मॉड 10। ठीक है। रिमाइंडर इज 8, तो 8 इज बेसिकली एन इंडेक्स ऑफ दिस लिस्ट, तो यहाँ पे 18 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 41 है, सो 41 मॉड 10, रिमाइंडर इज 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पे 41 चला जाएगा। इसी तरह अगर आप 94 इंसर्ट करना चाहते हैं, सो 94 मॉड 10, इंडेक्स रिमाइंडर इज 4। ठीक है। सो 4 पे 94 इंसर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम इस लिस्ट को, अच्छा, आई होप आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए अब तक कि हाउ अबाउट इंसर्टिंग 28, और हाउ अबाउट इंसर्टिंग 11, और हाउ अबाउट इंसर्टिंग 14। ठीक है। सो अगर हम 17 इंटर करते हैं या 28 इंटर करते हैं या 11 इंटर करते हैं, तो अगेन द रिमाइंडर वुड बी द सेम, जो कि इनमें से किसी एक के जितना होगा। ठीक। एंड दैट इज बेसिकली, अगर जब आप हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं किसी वैल्यू पे और उससे जो इंडेक्स वैल्यू प्रोड्यूस हो जाती है, फॉर एग्जांपल 41 और 11 दोनों के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो अगर 41 पहले से मौजूद है और 11 हम इंसर्ट करना चाहते हैं, सो 11 मॉड 10 वुड आल्सो गिव यू ए रिमाइंडर ऑफ 1। तो यहाँ पे आएंगे तो ऑलरेडी 41 मौजूद होगा। दिस इज कॉल्ड अ कोलिजन। ठीक है। और कोलिजन्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, जिनको हमने स्टार्ट में कंटेंट्स में थोड़ा सा इलेबोरेट किया कि ओपन एड्रेसिंग है और सेपरेट चेनिंग है। तो उसकी डिस्कशन फिर आगे जाके हम, अभी फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सिर्फ ये समझें कि हैश फंक्शन क्या है और हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर बहुत बड़ी स्पेस है, इनपुट स्पेस हमारे पास, या आइटम्स जो है की स्पेस हमारे पास बड़ी है, तो उसको इस लिस्ट के इंडेक्सेस के साथ, टेबल के इंडेक्सेस के साथ रिलेट करने के लिए हम जो फंक्शन बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैश फंक्शन। और ये हमेशा वही एक वैल्यू, एक ख़ास आइटम के लिए हमेशा वही वैल्यू ये प्रोड्यूस इसको करनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं इधर से 7 डिलीट करना चाहता हूँ तब भी मैं यही हैश फंक्शन, अगर मैं 7 फाइंड करना चाहता हूँ तब भी मैं यही हैश फंक्शन यूज़ करूँगा कि 7 मॉड 10, तो वो मुझे 7 रिटर्न करेगा। 7 पे आई विल बी श्योर कि यहाँ पे 7 स्टोर था, या 17 जो है वो यहाँ पे स्टोर था। ठीक है। सो देन आई कैन इजीली डिलीट। अनदर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपके पास की स्पेस जो है वो, सॉरी, टेबल साइज जो है वो 6 है। इस केस में क्या होगा, वही वैल्यूज हैं, 7 मॉड 6। अब कहाँ पे स्टोर होना चाहिए 7? 7 mod 6 रिमाइंडर इज 1,
सो यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, 18 mod 6, 18 is perfectly divisible by 6, right? So the remainder is 0, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 41 mod 6, so 6 6 है 36, 5 रिमाइंडर आता है। ठीक है, दिस 34। इस तरह से आप हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ आइटम्स को एक छोटे टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। Properties of a hash functions, so it should be simple और फास्ट टू कंप्यूट। तो जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, सिर्फ एक मॉड्यूलस ऑपरेटर के इस्तेमाल करते हुए हमने एक हैश फंक्शन बनाया जो कि नॉर्मली यही यूज़ होता है, दैट इज़ फास्ट टू कंप्यूट। इट शुड अवॉइड कोलिजन्स। तो अब तक हमारे पास जो हैश फंक्शन है, इट वाज अनेबल टू अवॉइड कोलिजन्स, और ये किसी भी सिनेरियो में कोलिजन्स जो हैं वो 100% अवॉइड नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम फिर उसके लिए रिमीडियल स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, बट एन आइडियल परफेक्ट हैश फंक्शन, ये हम परफेक्ट हैश फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैव कीज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमॉन्ग सेल्स। तो ऐसा हैश फंक्शन आइडियल फंक्शन होगा जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो जो भी नए आइटम्स आए उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब ये कि एक जगह पे उनको कंसंट्रेट ना करें। अगेन दैट वुड बी अ वेरी आइडियल सिचुएशन। अब तक हमने जो हैश फंक्शन बनाया है, दैट विल नॉट बी एबल टू evenly distribute. It all depends on what kind of keys you want to insert into that table. अगर वो एक ही सीक्वेंस की हैं तो फिर वो उसको एक ही सीक्वेंस में इंसर्ट करेगा, उसके क्लस्टर बनेंगे। अदर आपके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीक़ाकार उसमें है नहीं। सो बहरहाल जब भी आप हैश फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो उनमें कोशिश होनी चाहिए कि ये वाली खासियतें मौजूद हों। ठीक है, देन दैट वुड बी अ परफेक्ट हैश फंक्शन। सैंपल हैश फंक्शंस, की स्पेस इक्वल टू स्ट्रिंग्स। अब आप लेट से आप स्ट्रिंग्स इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हैश फंक्शन कुछ अलग अलग किस्म के हैश फंक्शंस आप बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग्स में क्या होता है, a sequence of characters। ठीक है, so character is location 0 1 2 to k minus n, because normally strings are also an array of characters, अगर आप ओल्डर सी की बात करें। ठीक है, सो इस अब किसी स्ट्रिंग को आप कैसे एक नंबर में, एक इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सो एक तरीका ये हो सकता है, लेट से यू हैव अ स्ट्रिंग, एन एलिमेंट, कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, कोई नाम है या कुछ भी है, उसको आप किसी नंबर में कन्वर्ट करें एंड मॉड टेबल साइज। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इट डिपेंड्स कि वो कितने कैरेक्टर का स्ट्रिंग है और आप उससे कोई नंबर कैसे बनाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मतलब आप उसके जो आस्की कोड्स हैं उनको ऐड करके उससे एक नंबर बना सकते हैं। आप उसकी पोजीशन को, एक एक कैरेक्टर की पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो वट एवर यू गेट, एवरी स्ट्रिंग विल रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ नंबर। ठीक, आपके पास कोई एक सिमिलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि तमाम स्ट्रिंग्स को मुख्तलिफ नंबर्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है,
वंस यू गेट दैट नंबर, अब आपके पास टेबल साइज लेट से 10 एलिमेंट का टेबल साइज है, या 20 का है, वट एवर, या 20,000 का है। सो यू वॉन्ट टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो टू टेबल साइज -1, क्योंकि वही किसी एक इंडेक्स वैल्यू हो सकती है। ठीक है। सो अगेन, जो भी नंबर आपके पास आया मॉड्यूलस टेबल साइज, तो आपको ज़ीरो से लेके टेबल साइज -1 तक की कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, and that would be the index value where you want to save the string element। ठीक है। तो एक सादा तरीक़ाकार, आप स्ट्रिंग को किसी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार एक ये हो सकता है कि आप उसके तमाम कैरेक्टर्स की को सम कर लें। ठीक है। सो समेशन ऑफ, let's say, characters mean the ASCII codes from 0 to k minus 1 for a given string। तो उससे एक नंबर आ जाएगा मॉड्यूलस टेबल साइज, तो आपको एक इंडेक्स नंबर मिल जाएगा जिस पे आप उस स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पोजीशन को उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट से कोई एक वैल्यू है ना, ठीक है, लेट से ये कोई कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से अगर आपके पास, आप जो कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं इन स्ट्रिंग्स के लिए, लेट्स से देयर आर टोटल ऑफ 37 कैरेक्टर्स दैट यू वांट टू यूज, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए, उसमें 27 या 26 अल्फ़ा बिट्स जो हैं वो आ गई, और कुछ ऑपरेटर्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ गई, तो वो टोटल लेट से 37 नंबर आपके पास आ गए, 1 से लेके। ठीक है। सो अगर आप ए को 1 कहते हैं, बी को 2, सी को, तो इस तरह टोटल 37। तो ये फिर उनके पोजीशन के साथ आपने एसोसिएट कर दिया 37 पावर आई। ठीक है। तो जो पहला कैरेक्टर आएगा, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, सो उसका नंबर इंटू 37 पॉइंट पावर ज़ीरो। सेकेंड जो कैरेक्टर होगा उसका नंबर इंटू 37 पावर 1, जिस तरह हम नॉर्मली बाइनरी में करते हैं। सो अगर हम 100 कैलकुलेट करना चाहते हैं, विच इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो 0 इंटू 2 पावर 0, 0 इंटू 2 पावर 1, एंड 1 इंटू 2 पावर 2। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, जब आप उनको सम करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, which would be a fairly larger number than this one, and again you want to apply modulus operator with table size, तो आपको टेबल साइज के मुताबिक एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी जिस पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हैश फंक्शन जो है वो आप अपनी मर्जी का कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी, क्योंकि आपने उस बड़ी वैल्यू को एक छोटी रेंज में कन्वर्ट करना है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो आपका दोस्त होगा इस सिनेरियो में, एंड वंस यू गेट दैट यूनिक वैल्यू देन यू कैन स्टोर योर आइटम देयर। ओके। सो कोलिजन्स ऑलरेडी हमने बात की थोड़ी सी। कोलिजन क्या है? जब आप किसी वैल्यू पे, किसी की पे मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और उससे रिमाइंडर आ जाए, और वो रिमाइंडर आप एज ए इंडेक्स वैल्यू यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप उस इंडेक्स वैल्यू पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है, it is called a collision। So when two keys map to the same location in a hash table, और उसकी एग्जांपल आप देख चुके हैं। ठीक है। एग्जांपल्स क्या थी? अगर आप 1 इंसर्ट करते हैं, सो 1 मॉड्यूलस 10 विल ऑलवेज बी 1। इसी तरह से अगर आप 11 इंसर्ट करना चाहते हैं, सो 11 मॉड्यूलस 10 अगेन रिमाइंडर उसका 1 आएगा। अगर आप 21 इंसर्ट करना चाहते हैं तो 21 मॉड्यूलस 10 फिर 1 रिमाइंडर आएगा, तो फिर वही 1। अब ये जो है, अगर आप पहले से आपने 1 इंसर्ट किया हुआ है तो 11 के लिए भी कोलिजन हो गया और 21 के लिए भी कोलिजन हो गया। ठीक है। when two keys map to the same location in the hash table, that is called a collision।
और ये मॉड्यूलस के साथ एक नॉर्मल सी बात है। सो इसको रिजॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, तो अगर कोलिजन हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर दें। तो बेहतर ये होगा कि हमारे पास उसको स्टोर करने का कोई और तरीका भी हो। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास दो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, ओपन एड्रेसिंग है और सेपरेट चेनिंग है। ओपन एड्रेसिंग में तीन सब स्ट्रेटजीज हैं, लीनियर प्रोबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है और डबल हैशिंग है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब हम आगे इन पे डिस्कशन करेंगे, सेपरेट चेनिंग को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस वक्त पता होनी चाहिए, दिस इज़ जस्ट ए डेफिनीशन, load factor. The load factor represented by lambda of a hash table is the ratio n divided by m, where n represents the number of elements and m represent the table size. ठीक है। So in simple words, आप कितने एलिमेंट स्टोर कर टोटल आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप एट ए टाइम एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं वो हैं n, और जो आपके पास टेबल साइज है वो m है। ठीक है। तो इमेजिन करें कि आपको वो जो एम्प्लॉयज़ वाला लेट से आपके टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 20 हैं, और आपने जो एरे या जो टेबल साइज रखा है, ठीक है, अगर वो भी 20 है तो 20 डिवाइड बाई 20 लोड फैक्टर इज़ 1। ठीक है, मतलब आपकी पूरी की पूरी लिस्ट फिल होगी। ठीक है, लोड फैक्टर 1 हो गया इसका। अगर आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं और आपकी टेबल साइज जो है वो 40 है, तो आप जो भी हैश फंक्शन यूज़ करते हैं वो इनको इवनली या अनइवनली जिस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस टेबल स्पेस में, आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 40 इस सिनेरियो में लोड फैक्टर इस हैश टेबल के लिए आएगा तो वो 1/2 होगा। ठीक है, 0.5। लोड फैक्टर बहुत ख़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप हैश टेबल की एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब हम कोलिजन रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो उस वक्त पर लोड फैक्टर की बात आएगी, कि जो हम तीन अभी स्ट्रेटजीज देखेंगे ओपन एड्रेसिंग के, ठीक है, वो लोड फैक्टर पे डिपेंडेंट होंगे। मतलब आप एक लिस्ट में कितने एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आप छोटी लिस्ट बनाते हैं और ज़्यादा आइटम्स सेव करते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा कोलिजन्स आएंगी। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट साइज़ बड़ी हो और आप उसमें कम आइटम स्टोर करते हैं तो फिर कोलिजन के चांसेस भी कम आएंगे। एंड देन कंबाइनिंग दिस फैक्ट विद द कोलिजन अवॉइडिंग स्ट्रेटजीज, आप जो है अपने हैश टेबल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को जहन में रखें। अब हम जब लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग देखेंगे तो उनमें फिर वहाँ पे फिर लोड फैक्टर का जिक्र आएगा। ठीक है। सो लोड फैक्टर आपको बस सिर्फ आपके जहन में ये होना चाहिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स that we are going to store in the maximum number that we want to store and the size of the table, इन दोनों के रेशो से जो वैल्यू आएगी that would be the load factor. Okay, so open addressing, collision avoidance technique, और उसमें से जो पहली चीज़ है that is called the linear probing. तो तरीक़ाकार वही है, आपके पास टेबल साइज है n, ठीक है, आप आइटम्स इंसर्ट करना चाहते हैं और इनमें दीज आर इंटीजर आइटम्स, सो 0 से लेके 2 रेज़ टू 32 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगेन
आपके पास सिर्फ 10 स्लॉट्स हैं, तो कोलिजन्स आर अनएवॉइडेबल। आप 38 इंटर करते हैं, 38 मॉडुलस 10, 8 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे 38 आ गया। 19 मॉडुलस 10, 9 रिमाइंडर आ गया, इधर आ गया। 8 मॉडुलस 10, अगेन 8 यहाँ पे आ गया। सो मतलब ये है देयर इज अ कोलिजन। अब क्या करें, इसको डिस्कार्ड तो कर नहीं सकते, तो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रोबिंग, आफ्टर चेकिंग spot HK, try spot HK plus 1. If date is full, then try hash of K plus 2, then K hash of K plus 3, etc. तो लीनियर प्रोबिंग का मतलब ये है कि चूंकि 38 वाज ऑलरेडी हियर, उसके बाद हमने 19 इंटर किया। बल्कि अगर हम इसको यहाँ पे लिख सकें तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेट मी सी, अगर हम पेन के थ्रू इसको लिख सकें। सो हमने 38 यहाँ पे इंसर्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद 19 के लिए ये पोजीशन आ गई थी। उसके बाद जब हमने 8 को इंसर्ट करना चाहा, तो 8 मॉडुलस 10, अगेन हमारे पास यही 8 जो है वो रिमाइंडर आएगा ना। तो 8 हम इंसर्ट करना चाहते हैं, बट 38 इज ऑलरेडी देयर, सो दिस इज अ कोलिजन। अब लीनियर प्रोबिंग में क्या है कि अगर यहाँ पे कोलिजन हो गई, मतलब दिस स्लॉट इज नॉट एम्प्टी, सो ट्राई एच ऑफ के प्लस 1, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे ट्राई करें। अगेन दिस इज नॉट एम्प्टी, सो एच के प्लस 2, बट प्लस 2 इज आउटसाइड द रेंज ऑफ दिस लिस्ट, सो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, जिस तरह हमने क्यू में राउंडिंग ऑफ की थी, ठीक है, उसी तरह से। सो ये चूंकि एम्प्टी है, तो 8 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, कि आप जो है लीनियरली आगे चलते जाएं और जहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल जाए उसको वहीं पे इंसर्ट कर लें, जो भी आपको एम्प्टी स्पॉट मिल जाए उस पर इंसर्ट कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद 109 है, 109 मॉडुलस 10, अगेन 9 जो है वो हमें रिमाइंडर आएगा। 9 पोजीशन पे अगर हम 109 इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ ऑलरेडी फुल, अगेन अ कोलिजन हैज़ अकर्ड, सो अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रोब वी नीड टू टेस्ट फॉर 9 plus 1. 9 plus 1 is 10, 10 modulus 10 is 0, so rounding off to 0, again ये जगह भी एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एच के प्लस 2 ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, विद राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो है 109 को इंसर्ट कर लिया जाएगा, और वो कैसे होगा कि ये जगह हम देखेंगे कि वो खाली है या नहीं, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कुछ इस तरह से करनी है कि लेट से हम इसमें कीज़ जो हैं वो एम्प्टी स्लॉट को हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ऑल दीज आर -1, और लेट से एम्प्टी कर दें, नल कर दें इसको, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे नल होंगे तो फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये नल है या नहीं। अगर 109 यहाँ पे पहले से मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ये नल नहीं है, ये नल है, तो यहाँ पे इंसर्शन हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद 10 है, सो अगेन 10 मॉडुलस 10 0, another collision according to linear probing, hash of 10 0 plus 1, another collision, so hash of 10 plus 2, तो ये पोजीशन है, दिस इज एम्प्टी, तो आप 10 को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ लीनियर प्रोबिंग वर्क्स, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इस तरह से करेंगे कि अगर इसको खाली जगह ना मिले, जो भी हैश फंक्शन अप्लाई होगा उससे जो भी रिमेन वैल्यू आएगी इंडेक्स की, पहले उसको चेक किया जाएगा।
अगर कोलिजन होती है तो नेक्स्ट स्पेस को या नेक्स्ट स्लॉट को, नेक्स्ट बाइट को ट्राई करो, नेक्स्ट एलिमेंट को ट्राई करो बेसिकली, और आगे चलते जाओ यहाँ तक कि आप राउंडिंग ऑफ भी करते जाएं। ठीक है, आप 9 से आगे जा नहीं सकते। सो जब ये 10 होगा तो मॉड्यूलस 10 हम फिर 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आगे चलते 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 तो एक, अब इसमें अगर आप देख लें तो एक पोजीशन जब आप इस तरह वैल्यू और इंसर्ट करते जाएंगे तो एक पोजीशन आ जाएगी जब आपके पास कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं रहेगा। ठीक है, फर्दर आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी आपने महसूस की होगी कि अगर मैं इसमें 10 हमने इंसर्ट किया, इसके बाद मैं अगर 20 इंसर्ट कर लूँ तो अगेन 0 पे आएगा। अगला भी फील्ड है, अगला भी फील्ड है, तो यहाँ पे आएगा। फिर अगर मैं लेट से 30 इंसर्ट करना चाहूँ, फिर भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फिल है, ये फिल है, ये भी फिल होगा यहाँ पे। तो आप देखें एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, एक सीक्वेंस, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लस्टरिंग। आगे इसका जिक्र आएगा। जितना एक क्लस्टर बड़ा होता जाएगा, जो आपके हैश फंक्शन की, हैश टेबल की परफॉर्मेंस है वो उस तरह से। ओके, सो लीनियर प्रोबिंग जो है वो वही बेसिक हैश फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोलिजन आएगा तो वो अगले एम्प्टी स्पॉट को तलाश करने की कोशिश करेगा। सो प्रोब सीक्वेंस, ज़ीरो प्रोब अगर पहले ही ट्राई में जब आप हैश फंक्शन से कोई वैल्यू आपको मिल जाए, मॉड टेबल साइज फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, तो वो जो है अगर एम्प्टी स्लॉट है तो वो ज़ीरो प्रोब, मतलब पहली ही ट्राई में आपको एम्प्टी स्पॉट मिल गया, यू इंसर्ट इट देयर। अगर पहले स्पॉट में एम्प्टी स्पॉट नहीं है पहली ट्राई में, पहले प्रोब में, ज़ीरो प्रोब इसको कहते हैं। ठीक है, देन यू गो टू दी नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोब। ठीक है, एच के प्लस वन। तो लीनियरली आप अब आगे सर्च करते जाएंगे जब तक आपको एम्प्टी स्पॉट नहीं मिल जाता, एंड यू गो टू प्लस टू एंड प्लस थ्री एंड प्लस फोर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द ith probe equal to hash value plus I मॉडुलस टेबल साइज फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो ये आपका लीनियर प्रोबिंग का बेसिक जो जेनेरिक फॉर्म है वो इस तरह से। लीनियर प्रोबिंग में मसला मैंने आपको बता दिया कि देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग, और इस एग्जांपल में ये सेजवुक की बुक से है। ठीक है, जो मैंने आपको शायद दी भी है। तो इसमें आप देखें, इफ़ देयर इज़ नो कोलिजन, मतलब जैसे ही आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया आपको जो इंडेक्स नंबर मिला दैट वाज एम्प्टी, तो नो कोलिजन, आप डायरेक्टली वहीं पे अपनी की इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नो कोलिजन अगेन बिकॉज दिस स्पेस वाज एम्प्टी, तो नेक्स्ट वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब लेट से आप नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट से उसको पहली की ये वाली मिली, लेट से। ठीक है, सो चूंकि ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ये जगह, तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट भी चूंकि ऑक्युपाइड है, सॉरी, ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो वो नेक्स्ट पे देखेगा, नेक्स्ट भी ऑक्युपाइड है तो नेक्स्ट पे जाएगा, वो भी ऑक्युपाइड है तो अगले स्टेज पे। तो चूंकि ये वाली एम्प्टी स्पेस इसको मिल जाती है तो यहाँ पे इंसर्शन हो जाती है। दिस इज अ कोलिजन इन अ स्मॉलर क्लस्टर। अब क्योंकि ये यहाँ पे छोटा क्लस्टर था, इस वजह से उसको दो तीन हॉप्स में या प्रोब्स में एम्प्टी स्लॉट मिल गया और नई वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई। अब जैसे जैसे ये क्लस्टर बढ़ते जाएंगे साइज में,
उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतनी ही ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी एक नई वैल्यू को इंसर्ट करने में। अब यहाँ पे देखें, नई वैल्यू इंसर्ट, जो उसको वैल्यू मिली, जो उसको इंडेक्स वैल्यू मिली वो यहाँ की थी। सो कोलिजन, अब नेक्स्ट, अब सी लीनियर प्रोबिंग के मुताबिक नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, तब जाके इंसर्शन होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लेट से अगर यहाँ पे आपको ये इंडेक्स मिला तो नेक्स्ट पोजीशन, फिर नेक्स्ट प्रोब, नेक्स्ट प्रोब, नेक्स्ट प्रोब, यहाँ पे चूंकि जगह खाली थी तो इस वजह से अब ये क्लस्टर और भी बड़ा हो गया है। अब अगर यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू मिलती है तो उसके लिए पूरा का पूरा क्लस्टर जो है वो ट्रावर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे इंसर्शन कर सकेंगे। ठीक है। And that is collision in a large cluster, or this becomes bad. It seriously degrades the performance of your uh, hash table. ठीक है। So although linear probing is a remedial strategy for avoiding collision, it suffers from primary clustering. This is called primary clustering, and primary clustering basically when it increases